नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रज्ञा मिश्रा और मेरे साथ है उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र त्रिपाठी जी। आइए उनसे सियासी चर्चा करते हैं। राजेंद्र त्रिपाठी जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सर, आप बहुत बड़े नेता रहे हैं। आजकल सारे विभाग मुख्यमंत्री आमतौर पर अपने पास ही रखते हैं। इस सीमित उत्तरदायित्व की वजह से आपको ऐसा नहीं लगता कि जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारियां कम हो रही हैं? नहीं, दो तरह की गवर्नेंस है जी। ये बीपी सिंह के आने के पूर्व ज़्यादातर लोग इम्पॉर्टेंट जो विभाग थे वो अपने पास मुख्यमंत्री रख लेते थे। बीपी सिंह ने नया प्रयोग किया जब 1980 में वो दोबारा हुए। अब 3-4-5 महीने बाद हमको बनाया उन लोगों ने। तो जब उनका प्रयोग ये हुआ कि मुख्यमंत्री फ्री हो, ज़्यादातर डिपार्टमेंट मंत्रियों के पास रहें, वो केवल एज ए टीम लीडर देखते रहें काम क्या होता है तो चलेगा। इसीलिए पहली बार पूरे इस प्रजातंत्र के इतिहास में 1952 से लेकर आज तक अपॉइंटमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कोई मुख्यमंत्री किसी को नहीं देता। मैं उस वक्त स्टेट मिनिस्टर था, होम मुझे होम दिया था, होम तो था ही मेरे पास, मुझे अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंट चार्ज था मेरा। अच्छा। तो मेरे कई विभाग थे इंडिपेंडेंट चार्ज जो थे मेरे पास, और होम में तो चूँकि मैं पहली बार वहाँ था तो वहाँ बड़े सीनियर लोगों को कुछ एतराज़ रहा, जैसा कि बताते हैं वो लोग। और बाद में चूँकि मेरे पास पावर उन्होंने दे रखा था और मुख्यमंत्री के पास जब तक डिपार्टमेंट था ये, तो टोटल पावर भी था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन के बाद ऑब्जेक्शन के बाद कुछ और को लोगों को विभाग दिया हो मेरा, तो मेरे पास तो उन्होंने डिपार्टमेंट्स जो दे रखे थे। आजकल जो स्थिति हो गई है, देखिए दो चीज़ें हैं इसमें से। एक तो ये होता है अगर कोई मुख्यमंत्री अपने दायित्व को बांट देता है और उसको देखता है तो बेटर तरीके से देख सकता है। वजह से अधिकारी तंत्र हावी नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए बिल्कुल अधिकारी, जब आप मुख्यमंत्री के पास ज़्यादा विभाग होगा तो मुख्यमंत्री, ये नेचुरल है, खैर विभाग को पूरा अपनी तरह से नहीं देख सकते, समय उनके पास सीमित है। उनके पास विभिन्न काम है, नेतृत्व का है, पॉलिसी का है, लेकिन इसलिए उनके पास दिक्कत तो होती है और उसमें अधिकारियों पर भरोसा मुख्यमंत्री का बढ़ जाता है। और मुख्यमंत्री की आंख से, मुख्यमंत्री जो है अधिकारियों की आंख से भी देखते हैं और इसीलिए कभी कभी असंतोष पैदा होता है नेतृत्व में, लोगों में चल जाता था। अभी वर्तमान स्थिति क्या है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, या क्या स्थिति है। त्रिपाठी जी, आप पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में आप हमें ये बताइए कि 90 के दशक की राजनीति और आज की राजनीति में आपको क्या बदलाव दिखते हैं? देखिए, 90 के दशक की राजनीति और आज की राजनीति में तो आमूल चूल परिवर्तन हो गया है। पहले लोग सेवा करके, पहले पार्टी में रह करके कुछ दिन के बाद में राजनीति में उनको मौका मिलता था विधायिका में जाने के लिए। और अब लोग आते हैं पैसा कमा करके, पैसा ले करके, ताकत ले करके, वो अपना उस ताकत को लेकर यहाँ पर आ जाते हैं, अपने पैसे की ताकत से लेकर के वो यहाँ पर विधायक बन करके विधायी कार्यों में दखल देने का। तो दोनों में तो फर्क हो गया है। पहले सेवा का तरीका था, अब इस वक्त में आर्थिक तरीका है, पैसे का तरीका है। दोनों में चरित्र बदल गया है। पहले के विधायक, आप जान लीजिए कि जब बीपी सिंह के साथ में मेरे पास में ब्यूरो भी था, कई डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट में इंटेलिजेंस की वजह से मैं देखता रहता था, तो उस वक्त से 2-3 ऐसे मंत्री थे जिनके बारे में ये होता था कि ये पैसा ले ले फलाना दे, लेकिन इसमें से कुल 54 मंत्रियों में कोई आदमी नहीं दिखाई पड़ता था कि जान जाते थे। और अब दिखाई उल्टा हो गया है। एक विधायक हो गया तो उसके बाद तो जिस दिन विधायक हुआ उसके साल भर के अंदर उसके बाद कितनी गाड़ियाँ और किस तरह का स्वरूप हो जाएगा, 5 साल में उसका स्वरूप दिखाई पड़ता है। तो कोई ना कोई कारण तो होगा, क्योंकि लोग पहले राजनीति सेवा के भाव से आते थे, अब राजनीति प्रभाव और सत्ता अर्जित करने के भाव से आते हैं। ये फर्क है पड़ा। जी सर, आप अभी भी राजनीतिक पारी खेलने के लिए तैयार हैं 2022 में, या आप किसी और को आगे बढ़ाएंगे? मैंने 2012 में भी कह दिया था कि नहीं, देखिए मेरी स्वास्थ्य ठीक है, अवस्था के ठीक हिसाब से, तो इसलिए मैं स्वास्थ्य की दृष्टि को, अपने भगवान चाहते हैं कि मैं कुछ और काम करूं, तो उस काम में भी लगा हूं। सामाजिक सेवा, भगवान के कुछ पूजा पाठ, हम लोग जिस परिवार में पैदा हुए थे, राजगुरु परिवार था, तो उसमें मैंने उस कर को करने के लिए मैं अपने को समझता हूँ कि मेरा कर्तव्य यही है कि मैं उसको करूँ। मैंने कहा है लोगों को जिसको रुचि हो जाने के लिए, राजनीति में किसी को प्रेशर नहीं करता, जिसको रुचि हो जाए सकता है करें।
परिवार के लोगों को मैंने नहीं कहा कौन आदमी चला जाए। त्रिपाठी जी, आजकल अक्सर विधायक निधि में कमीशन की बात आती रहती है, ये कितनी हकीकत है? देखिए ये सच पूछे आप तो ये 1990 के बाद तक तो स्थिति ठीक रही है। उसके बाद प्रचलन हुआ, जिस देखिए बुरा न समझे लोग, और जब दल आने लगे कांग्रेस में कुछ सीमा तक तो एक मर्यादा रही, लेकिन उसके बाद जब और दल आने लगे 77 से के बाद में कुछ थोड़ा सा मरमराहट हुई, 80 में फिर आके ठीक चल गया जाता था। लेकिन जो 90 के बाद जो परिस्थितियाँ बनी है उसमें राजनीतिक दल के जो नेतृत्व कार्यकर्ता हैं, एमएलए विधायक हैं, उनके बारे में तरह तरह के आक्षेप ज़्यादा आने लगे जी। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है प्रजातंत्र के लिए। अब इसमें कोई कह क्या सकता है। और इसलिए भी ऐसा लाने लगे क्योंकि अर्थतंत्र जो है वो राजनीति में मजबूत आने लगा, तो लोग पूछते रहते हैं कि इससे अर्थतंत्र के हिसाब से कुछ काम करें। अब उसमें हमारा कोई कमेंट हो नहीं सकता, क्योंकि जो पहले का अनुभव अब के अनुभव को देख करके तो लगता है कि विचित्र स्थिति है। इसीलिए मैंने 12 के बाद मन बनाया कि भाई अब काजल की कोठरी में जाने का कोई मतलब नहीं रहता है। जी। आज हंडिया विधानसभा क्षेत्र की आपको क्या समस्याएं लगती हैं जो कि अभी तक हल हो जानी चाहिए थी, जो कि मिनिस्टर होते हुए आप नहीं कर पाए? देखिए ऐसा है कि मैं हंडिया के बाद मिनिस्टर रहा, मैं प्रतापपुर में भी जी। मैं दोबारा मंत्री जब बना हंडिया में तो मैं वहाँ से ज़मीन का कार्यकर्ता था, वहाँ से शुरू से करते चले आए थे, तो वहाँ तो उसमें हो सकती थी। हंडिया में देखिए सबसे बड़ी समस्या जो मेरे दिमाग में लग जाती थी, उस वक्त जिसकी ओर पहुँचा था वहाँ पर कोई कारखाना नहीं है, कोई ऐसा कोई फैक्ट्री का जिसमें लोगों को रोज़गार के साधन मुहैया हो सके ज़्यादा, ये नहीं है। जैसे इलाहाबाद में फूलपुर इफ़को आया जी। तो फूलपुर इफ़को जब कारखाना आया उस वक्त मैं मंत्रिमंडल में था, वीपी सिंह थे मुख्यमंत्री जी। और जब इंदिरा जी को वहाँ ले गए थे, बात कर सकते थे, तो वहाँ का तो कारखाने के आने के बाद ही वहाँ की जो परिस्थितियाँ थी, वहाँ लोकल जिन लोगों का था, वहाँ की आर्थिक स्थिति सुधरी जी। इसी तरह से कुछ कारखाने, जिस तरह के कारखाने यहाँ पर आवश्यकता थी कि लगा सकते थे, करते नहीं बना। बाद में सर्वे वगैरह एक बार हुआ था, सर्वे करवाया गया था कि इसमें कालीन की चीज़ों को ही आगे बढ़ाने का कुछ किया जा सकता है जी। वो लोगों ने कहा यहाँ कोई चीज़ प्रोडक्ट नहीं होता है, पैदा नहीं होता है, और क्या करें। एक बार हमने कोशिश किया था कि गन्ना भी लगाया, तो लेकिन सर्वे कराया तो उसमें ठीक नहीं बैठा था। तो इस तरह वहाँ पर कोई कारखाना अगर हो जाए, कोई करे तो अच्छा हो सकता है, वहाँ उस विभाग में है जी। दूसरी बात है कि और चीज़ों में तो सामान्य समस्या है। हाँ। सामान्य समस्या जैसे हर जगह है, वही हंडिया में भी है, वही प्रतापपुर में भी है, वही आपके चाहे यहाँ झूसी है, फूलपुर है, सब जगह समस्या उसी तरह है। और ऐसा कोई बात नहीं कि हंडिया में फलास कर देते हैं। हंडिया की जो स्थिति बनी पढ़ाई लिखाई का, इसका सिलसिला में, तो ठीक है, जैसे सब जगह सामान्य वहाँ भी है जी। त्रिपाठी जी, आप एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, आपको क्या कारण लगता है कि पिछले 32 सालों में कांग्रेस यूपी में अपनी गांठ नहीं जमा पाई है? क्या ये लीडरशिप की कमजोरी है या कोई और वजह रही है? देखिए दोनों बात है इसमें। पहला चीज़ तो ये है कि सूरज की रोशनी अगर तेज निकल आएगी जी। तो अंधेरा सब जगह मिट जाता है। तो ये तो नेतृत्व अगर बहुत प्रखर हो जाए जी। तो वहाँ उसका असर पड़ता है। और दूसरी बात होती है कि नीचे जो स्थिति है सामान्य, ये जातियों के बीच, अभी तक कांग्रेस जो रही कोई एक जाति विशेष को महत्व देने वाली पार्टी नहीं रही है जी। ये कहा जाता था कि इसमें जाता था जो सवर्ण थे वो कांग्रेस से जब नाराज होते थे तो गाली देते थे कि भी इनके सब जो है कांग्रेसी के सब कुछ काम हरिजन एक कर दिए हरिजन सब यही करते थे, वो लोग यही गाली देते करते थे। हाँ। धीरे धीरे जो कांग्रेस का जो शक्ति थी, हर शेड्यूल कास्ट थे, जनरल वोटर था और माइनॉरिटी के वोट भी सब देते रहते थे। लेकिन जब बात आया है 67 से एक तरह से परिवर्तन राजनीति का होने लगा। 67 में पहली बार संवित सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, कई पार्टियां मिलकर के कांग्रेस को पराजित करने के लिए। बाद में उसका स्वरूप संविद आ गया, कई पार्टियां मिलकर के भी ताकत लगा लीजिए, तो राजनीति बदलती गई। और राजनीति ने कांग्रेस में कोई नेतृत्व अपना जातीय नेतृत्व खड़ा करने की कोशिश नहीं की, और जब कोशिश किया तो बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ मैं लेना चाहूँगी एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर, आपको नहीं लगता कि जाति और तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से आज दक्षिणपंथी राजनीति को पैर पसारने की जगह मिल रही है? देखिए, राजनीति में ये तो हम लोगों का राजनीतिक भाषा है, वामपंथी दक्षिणपंथी। जी। लेकिन जो स्थिति है कि एक राजनीति में स्वाभाविक होना चाहिए। आप गांधी को क्या कहेंगे? गांधी को अगर आप कहेंगे कि वो दक्षिणपंथी है या वामपंथी है, गांधी ने धर्म को भी साथ में ले करके राजनीति का स्वरूप बदला, क्योंकि सच्चाई अपनी जगह पर होनी चाहिए। केवल आज जो दो तरह की बात है, धर्मनिरपेक्ष एक ऐसा शब्द निकला था जिसके आड़ में कोई आदमी कुछ भी कर सकता था। किसी धर्म को आप कुछ विशेष करके ध्यान में रखते हुए बोलें, किसी धर्म के उपेक्षित करके बोलें। इसलिए मैं इस प्रश्न के बारे में यही कहता हूँ कि आज की राजनीति में मैं ये मेरे लिए जो प्रश्न है ये तो बिल्कुल ये एक तरीके से इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। आप कह सकते हैं दक्षिणपंथी किसी आदमी, अब आजकल जैसे लोग दक्षिणपंथी राजनीति में एक पार्टी विशेष को कहते हैं जी, एक ही पार्टी कहते हैं, लेकिन दक्षिणपंथी राजनीति में तो कई तरह के लोग आ जाते हैं। हाँ। अब उनको कोई बोलेगा जो किसी से जात पैदा करते हैं। जाति जो है, जाति आधारित राजनीति भी दक्षिणपंथी ही है। जाति को अगर मानते हैं आप तो जाति के हिसाब से चलते हैं आप, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। सामान्य राजनीति में हर चीज़ को जो भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में यहाँ उपयोगी हो उसको चलाएं। गांधी जी समझदारी से बोलते थे। वो प्रार्थना क्यों करते थे? जब जाते थे वही उनकी प्रार्थना सभा में ये शुरुआत होती है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, वो शुरू करते रहते थे। तो राज भी लेते थे और दोनों धर्म को एक करने की कोशिश भी करते थे। पाठी जी, आप 2022 की राजनीति को कैसे देखते हैं? कौन सा दल छुपा रुस्तम हो सकता है उत्तर प्रदेश में? देखिए, हमारी दृष्टिकोण से तो राजनीतिक कोई आकलन मेरा भविष्यवाणी नहीं है राजनीति, और इसके बारे में भविष्य वक्ता भी नहीं हूँ मैं। और जो समय है 2021 चल रहा है और 22 में यहाँ का निर्णय होगा। 2001 साल के अंदर यहाँ की परिस्थितियाँ क्या होंगी, किस तरफ जाएगी, किस परवट बदलेगी, तभी उसका निर्णय समझ में आ सकता था। देखिए, दल यहाँ पर जैसे पिछली बार 2017 में चुनाव हुआ, 2017 में जो लोगों को उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा परिणाम लोगों को दिखाई पड़ा जी। कई ताकत अपना साथ लगा के लोग लड़े, तभी परिणाम उनका नहीं आया जी। तो आज स्थिति दूसरी हो गई है, जैसे आप कह रहे थे ना, क्योंकि जनता का जो मन है वो बहुत चीज़ों से ऊब गया था और आज भी उसमें कोई बहुत बदलाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। 2022 में किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं? अब तो जो जीतेगा, जो पार्टी जीतेगी, पर फिर भी आप अपने हमारे तरफ से मैं कैसे कह सकता हूँ? देखिए, मुख्यमंत्री तो वही होगा जिसकी पार्टी मेजॉरिटी में आएगी जी। और जो मेजॉरिटी में आएगा मुख्यमंत्री वो, मेरे कहने से क्या होगा वहाँ? मैं चाहूँ किसी को, चाहने से कोई हो सकता थोड़ी। मैं महात्मा भी नहीं को आशीर्वाद दे दूँ किसी को जाओ तो मुख्यमंत्री हो जाओ मैं क्या कह सकता हूँ? सर, वर्तमान सरकार के कामों से आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, सच बताइए तो वर्तमान सरकार के काम में मुझे समालोचना की दृष्टि से मैं देखता हूँ तो मैंने 3-4 फ्रंट पर देखता हूँ इनको लोगों को। पहला फ्रंट तो मेरा जो मुख्य प्रिय विषय रहा लॉ एंड ऑर्डर, तो लॉ एंड ऑर्डर में मैं इनको बेटर पाता हूँ। मैंने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर में इनका कंट्रोल है। दूसरी जो सरकार का काम है, सरकार का काम है इकबाल करना जी। हम जब शुरू किए थे गृह मंत्रालय तो उस वक्त यहाँ पर 36 गैंग रजिस्टर्ड थे इंटरनेशनल नेशनल, और तो हम लोगों ने इनकाउंटर शब्द उसी वक्त से आया था। तो स्वाद लड़ाई हुई, बात हुई, चले गए, बहुत चले मारे गए, कुछ चले जाता था। तो आज स्थिति क्या हो गई है कि यह सरकार, इस सरकार ने भी वो शैली अपनाया है जो अपराधियों को कमर तोड़ो, उनको निर्बल करो, उनकी शक्ति छीण करो, ये कर रही थी। इसलिए इसको तो ठीक करता है, इसको अच्छी दृष्टि से देखते हैं। दूसरी दृष्टि है कि खास करके किसान वाली बात है। किसान के आंदोलन ही मैं समझ नहीं पाया अब तक। मैंने बहुत कोशिश किया पढ़ने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए, लेकिन किसान आंदोलन में क्या खराबी है, क्या उनकी किसान बिल में क्या खराबी है, ये कोई स्पष्ट नहीं करता। शक होता है, जब हम जो पढ़ा है उसमें होता है कि आगे चलकर ऐसा हो जाएगा जी।
तो ये दृष्टि नहीं लगती। किसान, आप गांव में, हम गांव में रहते हैं, हाँ। गांव में हमारे किसानी है, हमारा मुख्य परिवार का भी पैसा हमारा अब भी है, किसानी हमारे मुख्य है जी। वहाँ पर जितने हैं आजकल छुट्टा जानवर छूट गए हैं। मोदी योगी का सबसे बड़ा नुकसान होने लगा था इसी पर कि उनके जितने जानवर छूट गए। तो पहले लोग जाते थे तो कहते भैया जब से योगी आ गए तो छुड़वा दिए, सब चारा जानवर कुछ खाए जा रहे हैं। तो एक बार एक मंत्री हमको मिलने आए थे तो उनको मैंने कहा कि योगी कई जानवर उनकी वो जो गाय कर रहे थे वही उनको खा डालेंगे, वो उनको बच जाता था। तो गए, उन्होंने बहुत कोशिश करके बताया ये बड़ा बनवा रहे, पलाना कर रहे। तो हमने हंस के कहा कि आज जो स्थिति बनी हुई है गाँव की किसान के पास में अब पैदावार करने की सीमा खत्म हो गई, वो उससे बहुत बढ़ नहीं सकता है। हाँ। अगर उसमें विविधीकरण आएगा, दो तरह की चीज़ें बनेगी, तब तो कुछ बढ़ सकता है मामला, और नहीं आएगा तो फिर रुक जाएंगे। तो आप इस मामले में बीजेपी के साथ हैं? नहीं, हमारे इसमें मैं विरोधी नहीं हूँ जी। मैं इसका जो अगर किसानों को हित के लिए कोई काम करें आप तो इसका विरोध जबरदस्ती क्यों करेंगे? इसमें उन्हीं लोगों का नुकसान हो रहा है जो बीच में खास करके जो मंडियों के बीच में दो दाले नहीं करते थे। त्रिपाठी जी, अभी के चुनावों की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि पंचायत चुनाव क्या विधायक चुनावों को 2022 में प्रभावित करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अच्छा। बिल्कुल, हमारी दृष्टि से लग रहा है 2022 में जो चुनाव हो रहा है ये इसका कोई न कोई किसी चीज़ की ज़मीन तैयार किसी दल की होगी और किसी की दल की ज़मीन खिसकेगी। कारण क्या है कि इसमें जब आदमी कोई दल सत्ता में रहता है तो उसके बाद बहुत से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं और जो उम्मीदवार उस पर से निकल नहीं पाता तो विरोध करता है। तो ये हालत इसमें भी हो रही होगी, लेकिन ये नहीं आज कहा जा सकता कि इसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि रिजर्वेशन है, कहीं कहीं नहीं होता। जनरल सीटें तो जितनी कम है उसके हिसाब से चल पाती है, ये दिक्कत है। सर, अगर मैं खासकर हंडिया की बात करूं तो आज हंडिया के विधायक बसपा से बागी है और सपा और बसपा के लोग ही वहां पे विधायक अदल बदल किए जा रहे हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है और आप उसे भर सकते हैं? नहीं, ऐसा है। अब ये तो मैं किसी के बारे में व्यक्तिगत कुछ नहीं कहना चाहता। ये सब कैसे जीते थे बिंद जी या वहाँ मुस्तफ़ा कैसे जीते थे, इसकी कहानी दूसरी है। उसको समझिए कि उनकी कहानी न वो जीते थे न उनकी जीतने की स्थिति थी। सर, आप गठबंधन की राजनीति को कैसे देखते हैं? क्या मजबूरी के लिए गठबंधन होता है या सत्ता में आने के लिए गठबंधन होता है? देखिए, ये गठबंधन तो सत्ता को केंद्र रख करके होता ही है। कैसे सत्ता हासिल की जाए, गठबंधन का तो एक मकसद होता है। कहा तो जाता है कॉमन सिद्धांत है, हमारी कुछ चीज़ों पे हम सहमत हैं, बनता है। लेकिन गठबंधन का मुख्य, देखिए, राजनीति मुख्य जो ध्येय है सत्ता प्राप्त करना होता है। सत्ता प्राप्त करने करके अपने माध्यम, उस सत्ता के माध्यम से अपने विचारों का समाज बनाने का होता है। सर, आप आज भी पुरानी परंपरा की राजनीति को मानते हैं या आपको लगता है कि नए समय के हिसाब से ढल जाना चाहिए? तो आज भी मानते हैं कि पुरानी तरह से राजनीति करिए तो देश का भला होगा। आज की राजनीति में पैसा के प्रभाव से, शक्ति के प्रभाव से, गुंडई के प्रभाव से अगर राजनीति करिएगा तो आपका भला हो सकता है, समाज का भला नहीं होगा। तो आपको आज के समय में ढलने की कोई आवश्यकता नहीं? ढलने की क्या, आप आखिरी वक्त क्या खाक मुसलमान हो गए? जी। आखिर में सर, आप प्रयागराज की जनता और खासकर हंडिया की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हंडिया की जनता को मेरी तरफ से शुभकामना है। होली की शुभकामना देता हूँ। और संदेश उन्हें क्या, दोस्त जनता खुद समझदार है और समझ के ही निर्णय लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं जनता को हमेशा सही मानता हूँ। मैं चुनाव जब हंडिया से लड़के हार गया तो मैंने कहा जनता ने अपनी दृष्टि से किया होगा, क्या उन्होंने सोचा है, क्या किया है, क्या उनका लाभ मिल रहा है, देख लेते हैं। और हो सकता है कि वो लोग पुरानी तरह की राजनीति पसंद न करते हो, हमने कहा तो हम हो सकता है कि मैं पुरानी राजनीति करना चाहता हूँ और जनता नई राजनीति चाहती रही हो, वो भी कर सकता हूँ। लेकिन जनता तो सर्वोपरि मालिक है वही, तो अब तो उसके ऊपर तो उसको कमेंट यही हमारा कुछ नहीं है। हम उनको शुभकामना केवल देता हूँ, चाहे जिस तरह भी रुक करे वो। राजेंद्र त्रिपाठी जी, हमारे शो में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, खास करके इस चैनल के लोगों को कि आप मेरे विचारों को आप कहीं कुछ सीमा तक आप ले जाएंगे। लेकिन आप मेरे विचार इस वक्त में द्वंद्वात्मक हैं,
जी द्वंद्वात्मक हैं, हम वो समझ विचारों को आपको समझ लेते हैं। क्योंकि मैं जब कभी हो सकता है निष्पक्ष आदमी, तो ऑपरेशन कोई डॉक्टर करेगा जी। तो फिर तो पोस्टमार्टम की दृष्टि से हर घाव को दिखाना पड़ता है। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र त्रिपाठी जी, जिन्होंने हमें सियासत के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी। ऐसे ही कई दिग्गज नेताओं से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। इजाजत दीजिए मुझे, यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा को, और देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।